हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसी क्रॉप को अगर आप यहाँ पर उगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो भी यही चल रहा है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर आप जो प्रीवियस आपके टॉपिक है एक बार देख लीजिए। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपने क्रॉप के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में आपने जाना, उनके एग्जाम्पल और उनके सीजन आपने जाने कि कौन से सीजन में वो उगाए जाते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था यहाँ पे, आपने कहा कि हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, यानी कि अलग अलग जो फसल होती है उसे किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में बात चल रही थी। और आपने कहा कि यहाँ पर आपके अलग अलग स्टेप्स आते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने कहा कि सबसे पहला जो स्टेप है मिट्टी की तैयारी, उसमें हमने यहाँ पे बात की है सॉइल प्रिपरेशन की, ठीक है। उसमें हमने सॉइल प्रिपरेशन की बात की है। और क्या आपने समझा है कि यहाँ पर मिट्टी में क्या किया जाता है, हल लगाया जाता है खेतों में और मिट्टी को लूज किया जाता है, जिससे कि जो सीड जर्मिनेशन है या बीज के अंकुरण में हेल्प मिल सके। ये तो है मिट्टी की प्रिपरेशन, ठीक है। मिट्टी की प्रिपरेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें आपने बात की है यहाँ पे हल यानी कि प्लग के बारे में, ठीक है। आपने बात की है कुदाल के बारे में, आपने बात की है कल्टीवेटर के बारे में। नेक्स्ट हमने कहा बीजों को बोना किस प्रकार से बोते हैं, और आपने कहा कि बीजों को जब बोते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखते हैं। तो हमने कहा बीज की जो गुणवत्ता है उसको हम चूज करते हैं कि कैसी गुणवत्ता है, ठीक है। आगे अगर ट्रेडिशनल टूल में देखें तो आपने कहा कि आपने यहाँ पे बोला है कुदाल है, दराती है, फावड़ा है, ये सारे क्या होते हैं ट्रेडिशनल टूल में शामिल होते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर सीड ड्रिल्स के बारे में, ठीक है, जो बुआई में यहाँ पे हेल्प करता है। इसी के साथ हमने खाद और उर्वरक के बारे में बात किया। खाद और उर्वरक क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने जाना कि जो खाद है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस हमने किया है। टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने कहा सिंचाई के अलग अलग क्या होते हैं, माध्यम होते हैं, ठीक है। आपने कहा इरिगेशन मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है कि पौधों में या फिर खेतों में पानी डालना, जिससे कि जो आपकी फसल है वो अच्छे से ग्रो हो सके। It is the process of application of water to crop through artificial channels to grow them। आपने कहा यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल चैनल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाता है फसलों को। आपने कहा वाटर इज वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड देयर कैन बी नो प्लांट और क्रॉप्स इफ दे डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर इन सम फॉर्म। आपने कहा अगर किसी फसल को पानी नहीं मिलता है तो वहां पर पॉसिबल नहीं है कि वो जो फसल है वो अच्छे से वहां पे ग्रो कर पाए। It is thus crucial to supply water to crop and plants in टाइम एज पर देयर नीड। आपका इसीलिए टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि प्लांट को कैसी नीड है, कब नीड है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पानी यहाँ पे प्रोवाइड करें तो क्या होता है, पौधों को पानी अच्छे से मिल पाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स कम फ्रॉम वेरियस वाटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वेल्स, पॉन्ड्स, लेक एंड चैनल। आपने कहा कि क्या यहाँ पर हमने बात की है, सिंचाई का अर्थ है भूमि को कृषि के लिए तैयार करने के लिए पानी देना, या उन्हें उगाने के लिए कृत्रिम चैनलों के माध्यम से फसलों को पानी देने की प्रक्रिया है। पानी पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और कोई भी पौधा या फसल नहीं हो सकती है यदि उनके पास किसी न किसी रूप में पानी नहीं है। इस प्रकार फसलों और पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पानी की आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है। पौधों को पानी की आपूर्ति विभिन्न जल संसाधनों से होती है। उदाहरण के लिए कुएं हैं, तालाब है, झीलें और नहरें हैं। इतनी बातें हमने कर ली थी। अगर आपको ध्यान होगा ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का, और यहाँ तक की जो बात है वो हम यहाँ पे कर चुके थे, ठीक है। आगे आता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के कौन कौन से प्रकार हमारे पास आते हैं। और अगर आप इरिगेशन के टाइप्स पे जाएंगे तो हमने कहा कि इरिगेशन के यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ पारंपरिक तरीके आते हैं और कुछ कृत्रिम आते हैं, ठीक है। पारंपरिक तरीकों में जैसे हमने कहा कि हम क्या है यहाँ पे जो बारिश का पानी है उस पर डिपेंड रहते हैं। और अगर हम कृत्रिम रूप में देखें तो हमने कहा कृत्रिम रूप में क्या होगा, यहाँ पे कृत्रिम रूप में आपने कहा कि कुछ अलग से तरीके होंगे जो कि सिंचाई में यूज किए जाते हैं। तो आपने कहा ट्रेडिशनल मेथड आते हैं, यानी कि पारंपरिक तरीके आते हैं,
और जो मॉडर्न मेथड है यानी कि सिंचाई के आधुनिक तरीके आते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। अब जहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे नहीं, सबसे पहले आप इमेजेस पे जाएंगे कि इमेज में आपको क्या बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आपने जो स्प्रिंकलर सिस्टम को हम फव्वारा प्रणाली भी कहते हैं। और फव्वारा आप समझ रहे हैं क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है, ये पूरे खेत हैं आपके। ठीक है, ये पूरे खेत हैं। खेतों के बीचों बीच आपने कहा एक ही पाइप यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो पूरा है, ये पूरा बीच में आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, यहाँ पे पाइप लगाया गया है। बीच बीच से ये जो पाइप है ये टूटे हुए हैं, जिससे कि पानी निकल रहा है। इस प्रकार से ये क्या है, पानी के फव्वारे निकल रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या बीच बीच में जो पाइप है, पाइप को तोड़ा गया है जिससे कि पानी निकल रहा है। अब इसमें होगा क्या, फव्वारा कैसे निकलेगा, ये कि पहले सबसे पहले तो बीच में पाइप सेट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत फोर्स से यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आप जो पानी है फोर्सफुली नहीं आ रहा है, ठीक है, फोर्स से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा फिर वहाँ पे जो फव्वारा है, पानी फोर्स से नहीं आएगा तो पानी से ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो दूर दूर तक नहीं फैल पाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, पाइप को यहाँ पे सेट करना होता है। बीच बीच से पाइप को क्या है, मतलब पानी के निकलने की जगह यहाँ पे होनी चाहिए, या कट वहां पर होगा। और जब फोर्स से पानी आएगा तो वो जो कट है वहां से पानी निकलेगा फव्वारे के जैसे, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि फव्वारे के जैसे पानी निकल रहा है। इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले तो सिंचाई तो हो रही है, पौधों को पानी मिल रहा है। पौधे को जब फव्वारा बनता है तो पानी छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में मिलेगा, जिससे कि पौधे की जड़ें डैमेज नहीं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप पाइप से पानी डाल रहे हैं तो आप उस पानी की जो धार है उसे क्या करते हैं, फव्वारे के रूप में वहां पर डालते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे, वो जो पाइप का मुंह है वो आधा दबा देंगे, जिससे कि पानी फव्वारे के रूप में निकले। अगर आपने पाइप को सीधे इस प्रकार से डाला है और पानी की धार से सीधे ऐसे जा रही है, तो आप देखते हैं कि पौधे उखड़ जाते हैं। तो हमने कहा कि फव्वारा प्रणाली में एक तो सिंचाई हो रही है, दूर दूर तक पानी जा पा रहा है। आपने कहा यहाँ पाइप है और यहाँ तक पानी जा रहा है, यहाँ तक। ठीक है, दूर दूर तक पानी जा पा रहा है। तीसरा हमने कहा कि क्योंकि फव्वारे के रूप में पानी निकल रहा है तो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स निकल रही हैं, जिससे कि पेड़ों को नुकसान, पौधों को नुकसान नहीं होगा, उन्हें वहां पे क्या मिल पाएगा, पानी मिल पाएगा। तो पढ़ ले यहाँ पर कि क्या चीजें बोली गई हैं। आपको इमेज से काफी कुछ समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा इट इज हेल्पफुल ऑन अनइवन सॉइल वेयर देयर इजंट इनफ वाटर। आपने कहा ये असमान मिट्टी पर मददगार है जहाँ पर्याप्त पानी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर समतल मैदान होगा, ठीक है, समतल यहाँ पे क्या होगा, खेत होंगे, तो क्या होगा, जो पानी है, पानी आपने पाइप से पानी छोड़ा और पानी धीरे धीरे करके क्या है पूरे खेत में चलता रहेगा। एक साइड से पानी को छोड़ा है, पूरे खेत में पानी जाएगा। अगर समतल ना हो तो, अगर असमान का मतलब है यहाँ पर कि अनइवन है, यानी कि कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे क्या है थोड़ा सा उभार है, कहीं पे क्या है नीचे है, ऐसे में जो पानी है एक साइड से जो छोड़ा जाता है वो पूरे खेत में नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए भी हमने कहा हम स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा प्रणाली का यूज कर सकते हैं। दूसरा, वाटर इज डिलीवर्ड टू वन और मोर सेंट्रल साइट्स विद इन द फील्ड वाया पाइप्स इन दिस अप्रोच। आपने कहा इस तरीके से पाइप के जरिए खेत के भीतर एक या एक से ज्यादा केंद्रीय स्थलों पर पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, water escapes from the rotating nozzles when it is permitted to flow under pressure through the main pipes with the help of a pump। आपने कहा पंप की मदद से मुख्य पाइप के माध्यम से दबाव में बहने की अनुमति देने पर घूर्णन नलिका से पानी क्या होता है, निकल जाता है। इट इज हेल्पफुल फॉर अ कॉफी प्लांटेशन। ये कॉफी के बागों में क्या होता है, मददगार होता है। तो आपने कहा क्योंकि पंप का यूज क्यों किया जा रहा है, ताकि पानी फोर्स से जाए पाइप में। पानी जब फोर्स से जाएगा तभी आपने कहा कि पूरा जो फव्वारा है वो यहाँ पर इस प्रकार से निकलता है। तो ये हमने क्या देखा है, स्प्रिंकलर सिस्टम देखा है। पारंपरिक तरीका नहीं है, ये नया तरीका इन्वेंट हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, यहाँ पर नीड या आवश्यकता को देखते हुए ये जो फव्वारा प्रणाली है उसे यहाँ पर देखा गया है। तो एक बार पढ़िए, क्या सीखा आपने, क्या जाना आपने फव्वारा प्रणाली के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम आता है वो कौन सा है। तो अगला जो हमारे पास सिस्टम आएगा वो है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में जैसे कि आपको यहाँ पे फिर से हम सबसे पहले इमेज को देखेंगे, इमेज में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हमने क्या है कि ड्रिप इरिगेशन उन स्थानों पे की जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा नहीं है
तो इस केस में क्या होगा कि अगेन यहाँ पर खेतों में इस प्रकार से पाइप डाले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कट है बीच में, यहाँ से कट क्या है कि जहाँ से पानी रिलीज होगा, पानी निकलेगा, वो हम क्या करते हैं वहां पर, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आपने कट लगा दिया है और आप फोर्स से पानी चला रहे हैं, नहीं। सबसे पहले तो उतनी फोर्स से पानी इसमें नहीं रिलीज किया जाएगा। इन पाइप्स में जो पानी जाता है वो इतने फोर्स से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा हम वहीं पे कट लगाएंगे जहां पर पौधे होंगे और पौधे की जड़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने का प्लांट दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर एक कट लगा दिया है। अगेन यहाँ पर अगर प्लांट है तो यहाँ पर एक कट लगा दिया है। आपने कहा यहाँ पर एक प्लांट है तो यहाँ पर एक कट लगा दिया है। इससे क्या होगा कि जो पानी है, जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। अब जो पानी है वो सीधे क्या होगा, इसकी जड़ों में जाएगा। एक्चुअली में पानी जो एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट के रूट्स ही करती हैं, पौधे की जड़ें करती हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पूरे खेत में पानी ना डाल करके सिर्फ उन्हीं जगह पे डाला है जहाँ पर पौधा है और पौधे की जड़ों में सीधे पानी को डाला गया है, ड्रिप बाय ड्रिप, यानी कि बूंद से सिंचाई। इसका नाम ही क्या है, ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद की सिंचाई या बूंद से सिंचाई। तो यहाँ पर क्या है कि सीधे पेड़ पौधे की जड़ों में पानी को डाला गया है। अब सोचिए अगर फोर्स से पानी जाता तो अगेन यहाँ पे फवारा बन जाता। यहाँ पे क्या करना है, फवारा नहीं बनाना है, ठीक है। हमने कहा कि स्प्रिंकलर सिस्टम में हमने फोर्स वहां पर अप्लाई किया था जिससे कि पानी का क्या बने, आपने कहा कि यहाँ पे फवारा बने। यहाँ पर जो पानी है वो नॉर्मल स्पीड से जाएगा, फोर्सफुली नहीं जाएगा, जिससे फवारा ना बने। और जो पानी है वो बूंद बूंद करके यहाँ पे सिंचाई हो, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम वहां पे पानी नहीं डालेंगे जहां पर पौधे नहीं है, और इस प्रकार से सिंचाई भी हो जाएगी और पानी क्या हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। तो हमने क्या बात की, हमने कहा द वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स इन दिस अरेंजमेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपने कहा इस व्यवस्था में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है। एज अ रिजल्ट इट इज नोन एज ड्रिप सिस्टम, और इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। आपने कहा इट इज बूंद इन एरिया वेयर वाटर इज स्carce। आपने कहा ये उन क्षेत्रों का वरदान है जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर अ वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट ट्री एंड गार्डन। आपने कहा ये फलों के पौधे, पेड़ और बगीचों की सींचने की सबसे अच्छी तकनीक है, क्योंकि इस तकनीक में आपने कहा सिंचाई के साथ साथ पानी की बचत भी हो रही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है। ध्यान रखिए हमारे जो स्टेप्स है वो कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इरिगेशन तक हो गया। सबसे पहले आपने मिट्टी को तैयार किया था। अगर आप यहाँ पर स्टेप्स देखेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स आपने कवर कर लिए हैं। अगर यहाँ पर हम स्टेप्स देखें, आपने कहा आपने मिट्टी की तैयारी कर ली है, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है, आपने बीजों की बुआई भी कर ली है, आपने मेन्योर और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर लिए हैं, आपने इरिगेशन भी कर लिए है, यानी कि मिट्टी की तैयारी हो गई है, बुआई हो गई है, खाद और उर्वरक हमने डाल दिए हैं, सिंचाई तक हम आ गए हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पे बीज की बुआई की, फिर खाद उर्वरक जोड़े, तो वहाँ पे पौधे क्या है, पौधों में अंकुरण हो गया, पौधे निकल गए हैं। अब आपने क्या कर ली है, पौधों की सिंचाई यहाँ पर कर दी है। पौधों की सिंचाई के बाद अब धीरे धीरे जो पौधे हैं वो बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे ये पौधे बड़े हो रहे हैं, पौधे यानी कि जो हमारी फसल है, ठीक है। अब आप फसल में कुछ भी उगा सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर रबी की जो फसल है या खरीफ की जो फसल है, कोई भी जो एग्जाम्पल है वो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फसल जो है वो बड़ी हो रही है, वैसे वैसे क्या है, फसल के साथ साथ कुछ घास भी यहाँ पर उग जाती है, उगती है, बहुत नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है। आपने देखा भी होगा कि जैसे आपने किसी खेत में कोई फसल आपने बोई है तो वहां पे छोटे छोटे जो घास है वो भी हो जाती है। अब क्या है कि पूरे खेत में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई भी फसल आपने बो दी है, ठीक है। आपने गेहूं की फसल बोई है, आपने यहाँ पे धान की फसल बोई है, ठीक है, या आपने मक्की लगा रखी है पूरे उसमें, या आपने वेजिटेबल्स लगा रखी है, आपने कोई भी फसल बोई है। अब उस फसल के साथ साथ जो घास है वो भी वहां पर उग जाती है, उस घास को निकालना जरूरी होता है, ठीक है। हमने कहा अब क्या है, सबसे पहले हम वीड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वीड? वीड की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो अनवांटेड एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप के साथ,
क्या बोला है? अनवांटेड एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? वीड या खरपतवार कहते हैं। यानी कि हमारी फसल में जो अनावश्यक जो घास होती है, जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। कभी कभी जो खरपतवार है, यहाँ पे जो घास होती है बीच में, अब उसे रिमूव करना क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे पूरा खेत है, ठीक है, ये पूरा खेत है और इसमें हमारे फसल है, ये हमारे पौधे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी जड़ें हैं जो मिट्टी से क्या लेंगे? पानी और क्या लेंगे? पोषक तत्व लेंगे। क्या क्या चीजें हमने बोली हैं? हमने बोला है एक तो पानी है और एक पोषक तत्व है। दोनों कहाँ से लिए जाते हैं? मिट्टी से लिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ जो एक्स्ट्रा घास है वो बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जो एक्स्ट्रा घास है वो आ जाती है। जब एक्स्ट्रा घास आएगी तो एक्स्ट्रा घास को भी ग्रो करने के लिए, देखिए कोई भी प्लांट होगा, कोई भी एनिमल होगा, उसे जीवित रहने के लिए, उसे उसकी वृद्धि और विकास के लिए उसे क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। फूड क्यों चाहिए? क्योंकि उसे क्या चाहिए? पानी और पोषक तत्व मिल सके। तो क्या है? ये जो घास है ये भी क्या होगा? पानी और पोषक तत्व यहाँ से लेंगे। अब हमने कहा कि क्या अब यहाँ पे कंपटीशन आएगा, क्योंकि हमारी फसल के जो पोषक तत्व और जो पानी है वो क्या ले रहे हैं? घास ले रही है। हमने कहा कि यहाँ पर कंपटीशन आओ, जैसे कंपटीशन होगा तो जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, उसे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो घास है वो भी बराबर आ गई है। जब इसे पानी और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी जड़ें भी फैलने लगेंगी, ठीक है, जो हमारी फसल है उसके साथ साथ इसकी जड़ें भी फैलने लगेंगी। अब जब इसकी जड़ें फैलने लगेंगी तो आपने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं होंगी, उनको अच्छे से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी, और इस केस में जो फसल है वो बढ़ नहीं पाती है। अगर आपने अपने घरों में सुना होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी फसल की बुआई होती है, जैसे कि ये खेत है, ठीक है, और जब भी फसल की बुआई होती है और जब वहाँ पे प्लांट लगाए जाते हैं तो प्लांट के बीच में गैप ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है। बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे लेकिन ज्यादा रखेंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इसका इससे, तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छे से ग्रो कौन करेगा? ये पौधे करेंगे, ये नीचे ये पौधे करेंगे जिनमें क्या है? घास भी है। आपने कहा अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, अच्छे से ग्रो करेंगी, अच्छे से फैलेंगी, क्योंकि इन्हें पर्याप्त जगह मिल रही है। जब ये अच्छे से फैलती हैं तो ये अच्छे से पानी को भी अवशोषित कर पाएंगे और पोषक तत्वों को भी प्राप्त कर पाएंगे। इन्हें क्या मिलेगा? प्रॉपर यहाँ पे पोषण मिल रहा है। जब इन्हें पोषण मिल रहा है तो ये अच्छे से ग्रो यहाँ पर कर पाएंगे, और अच्छे से ग्रो करेंगे तो इनमें अच्छे से फली लगेगी और आपको अच्छे से क्या मिलेगा? यहाँ पे उत्पाद मिलेगा। यहाँ की बात करें आपने तो एक तो ये खुद में ही कंजेस्टेड थी, जो हमारी फसल है वो खुद में ही कंजेस्टेड थी पहले से ही, यानी कि जो फसल है, जो पौधे हैं वो आसपास ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग से क्या हो गई है? घास भी हो गई है, जिससे कि इनका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो पोषक तत्वों की कमी होगी, पानी की कमी होगी, और ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे तो अच्छे से फल ही नहीं लग पाएगी और आपको अच्छे से उत्पाद नहीं मिलेगा। आपने कहा इस कंपटीशन को कम करने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप जो ये घास है इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आप इसे क्या करेंगे? रिमूव करेंगे यहाँ से, क्लियर है। जब इसे रिमूव करेंगे तो आपने कहा अब घास में जो घास जो हट गई है, आपकी फसल के लिए किसी भी प्रकार से जो कंपटीशन है वो नहीं रहा है। अब ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि वीड्स को हटाना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि जो हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो हो सके। वहां पर जो कंपटीशन है, किसके लिए कंपटीशन? पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, वो जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए यहाँ पर। अब कभी कभी होता है कि ये जो वीड्स है, ये जो घास है, इसका हम यूज भी करते हैं चारे के रूप में। जैसे अपने जो पशुओं को चारे के रूप में हम क्या देते हैं? इन वीड्स को दे देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो वीड्स होती है वो क्या होती है? विषैली होती है, पॉइजनस होती है। तो जैसे जैसे कोई कृषि के कार्य करता है, कृषि करता है, ठीक है, फार्मिंग करता है, उसे आइडिया हो जाता है, उसे पता रहता है कि कौन सी वीड हम अपने पशुओं को दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, पढ़ लें। आपने कहा weeds are defined as unwanted plant in crop field which grow along with
द मेन क्रॉप। आपने कहा खरपतवार को फसल के खेतों में अवांछित या अनावश्यक पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं। कैसी है ये? अनवांटेड बोला था, अनावश्यक या अनचाही घास है, ठीक है, जो कि फसल के साथ, मुख्य फसल के साथ उग जाती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कॉम्पिटिटर्स फॉर क्रॉप्स। आपने क्या? फसल के लिए मजबूत और प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी है। प्रतिस्पर्धी नहीं, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर यानी कि आप देखते हैं जैसे आपकी क्लास है और क्लास में जैसे कि कुछ बच्चों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जिनके बीच में कंपटीशन चलता है फर्स्ट आने का कि अभी फर्स्ट कौन आएगा, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि ये भी कॉम्पिटिटर होते हैं किसके लिए? अब जैसे आपकी क्लास में आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन है। यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो पानी और पोषक तत्वों के लिए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा देयर copious seed production, quick population establishment and adaptation characteristics make them tough competitor and help in their survival। आपने कहा कि उनके प्रचुर मात्रा में बीज उत्पादन। अब होता है क्या? देखिए, ये जो खरपतवार होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और छोटे से ही यहाँ पे अवस्था में इनमें क्या निकल जाते हैं? बीज। आपने अगर देखा होगा जो घास होती है बहुत छोटी छोटी होती है। जैसे हमारी फसल है, हमारी फसल अभी क्या हो रही है? जब अंकुरण होता है, फिर पौधे बनते हैं, फिर पौधे बड़े होते हैं, तब जाकर उनमें फली लगती है। जो खरपतवार हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, और इतनी छोटी अवस्था में ही इनमें क्या निकलने लग जाते हैं? बीज निकलने लग जाते हैं। जब ये बहुत छोटी अवस्था में इनमें बीज निकलने लग जाएंगे तो वो बीज फिर से क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, और जैसे फैलेंगे तो आपने कहा नए पौधे उग जाते हैं, तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इसलिए भी खरपतवार जो है वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी बीज बनेंगे। जितनी जल्दी बीज बनेंगे उतनी जल्दी बीज फैलने लगेंगे और फिर से उनसे क्या निकलने लगेगी? घास निकलने लगेगी। तो एक्चुअली में जो वीड्स हैं आप निकालते हैं वो फिर से वापस आती रहती है, क्योंकि उसके बीज कहीं ना कहीं पड़े होंगे, ठीक है। हो सकता है उनकी जो रूट्स हैं वो वहीं छूट गई होंगी, तो वो निकलते रहते हैं। टाइम टू टाइम इन वीड्स को निकालना जरूरी होता है, ठीक है। हमने कहा इनमें बीज उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। त्वरित जनसंख्या स्थापना, यानी कि जितनी ज्यादा बीज बनेंगे उतने ज्यादा पौधे भी बनेंगे। और अनुकूल विशेषताएं उन्हें कठिन प्रतिस्पर्धी बनाते हैं और उनके अस्तित्व में मदद करते हैं। आपने कहा कि क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं इसीलिए ये क्या होते हैं? यहाँ पर जो टफ कॉम्पिटिटर हैं उसके रूप में यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो हमने समझा वीट क्या होती है और वीट को निकालना क्यों जरूरी होता है। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे व्हाट इज वीट। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि वीट क्या है। आगे जाकर के हमने इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि वीट को निकालना क्यों जरूरी है। अब हमारे पास आते हैं कि वीट को निकालने के क्या तरीके होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर लेंगे। चलिए, अब हमने बात की है यहाँ पे वीट क्या है और वीट को रिमूव करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा, उसमें हम बोलेंगे कि वीड्स को निकालने के क्या क्या तरीके यहाँ पर होते हैं, जिसे हम वीडिंग कहते हैं, ठीक है। आपने कहा कि वीडिंग के क्या क्या मेथड होते हैं यहाँ पे, जैसे आपने कहा निराई है, गुड़ाई है। इसके अलावा वीडीसाइड्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई गया कि आप हाथ से प्लग किया जा रहा है, हाथ से निकाला जाता है, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमने कहा एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर बात करेंगे। आपको करना क्या है, अभी तक के जो टॉपिक हैं, अभी तक के जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है आपका। और हम जानते हैं कि जो डेली लाइफ में जो हम देखते चले आ रहे हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप लोग रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।